Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture, I will lecture the introduction of the author named Razali Apti, who will write the chapter Ladi Mein Proye Hue Manzar. I will explain the whole lecture and the introduction. I hope you can understand. If this have any difficult word issue, lecture issue, write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So today I will start the exercise of unit number 10. So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. जी, यहाँ से हमारी मश्क शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है दुष्ट जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। ठीक है, मुसन्निफ को बिला हसार से नीचे आने के बाद एक पत्थर पर लिखा क्या नजर आया था? शाहराए पाकिस्तान। 2, वादी पेशावर नजर आ रही थी, सरसब्ज। 3, मौरखों ने हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा था किसको? हिंद को। 4, अटक का नाम रखा था किसने? अकबर आजम ने, क्योंकि उन्हें नाम रखने का बहुत शौक था। 5, सिखों का मशहूर गुरुद्वारा वाक़या है हुस्न अब्दाल में। 6, नौशहरा के करीब आ जाने की पहचान थी दरियाए काबिल। अब हम यहाँ से हमारा सवाल नंबर 2 शुरू हो रहा है। सब लड़ी में प्रो हुए मंजर के मतन के मुताबिक दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ सवाल है, मुसन्निफ को दूर से वादी पेशावर कैसी नज़र आ रही थी? जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी, तो आपने सवाल का जवाब यहीं से शुरू करना है। मुसन्निफ को दूर से, चाहे तो ये ब्रैकेट में लिख के, वादी पेशावर सरसब्ज नज़र आ रही थी। बे सवाल है हमारा, महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को किस जगह शिकस्त दी थी? तो ये भी जवाब आप यहीं से शुरू करेंगे। महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हिंद के मुकाम पर शिकस्त दी थी। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। चाहे तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, चाहे तो इसे ऐसे अपनी किताब में लिख के रख लीजिएगा। ठीक है। जीम सवाल है, अटक का किला किस दरिया के किनारे बनाया गया? ठीक है, इसका जवाब भी आप यहाँ से शुरू करेंगे। अटक का किला दरिया सिंध के किनारे बनाया गया। दाल, वो कौन सा बादशाह था जिसे जगहों के नाम रखने का बहुत शौक था? तो इसका जवाब भी आप यहीं से शुरू करेंगे। वो बादशाह अकबर था जिसे जगहों के नाम रखने का बहुत शौक था। हे, मौरखीन के नज़दीक लाहौर से काबिल जाने वाली शाहरा पर हुसीन तरीन मंजिल कौन सी है? तो यहीं से हम इसका जवाब लिखेंगे। मौरखीन के नज़दीक लाहौर से काबिल जाने वाली शाहरा पर हुसीन तरीन मंजिल हुस्न अब्दाल है। ठीक है, ये हैं हमारे सवालात के जवाब। ठीक है जी, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है सवाल नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। 10 ज़ैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। अल्फाज मुतज़ाद मुज़क्कर मुअन्नस, ये जो कि है पेपर में एज MCQs भी आते हैं, टेस्टों में भी आ सकते हैं। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि पत्थर, ठीक है, ये क्या है, अल्फाज है या मुतरादिफ है? तो अगर इसका मुतरादिफ मांग ले तो इसका मुतरादिफ संग है। ठीक है, हैरत का हैरानी, दिलचस्प दिलपजीर, शौक लगन, आबादियाँ बस्तियाँ, हदूद सरहदें, ये तो हो गए हमारे मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले मुतरादिफ अल्फाज में पत्थर ग्रामर की रूह से क्या है, तो आप उसका आंसर मुतरादिफ लिख सकते हैं। ठीक है, आपको 4 MCQs आते होते हैं ना, वाह जमा मुज़क्कर मुअन्नस या अल्फाज मुतरादिफ, तो आप मुतरादिफ पे टिक का निशान लगा सकते हैं। तो वो ग्रामर की रूह से आपसे ये पूछ सकते हैं। उसके बाद जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। आप चाहें तो इसे जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही आप इसके मुतज़ाद लिख सकते हैं अपनी किताब पे। जैसे तमाज़त में मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? ठंडक। गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? नामवर। शहाना, फ़कीराना। अव्वल ज़िक्र, आखिर ज़िक्र, आप चाहें तो अव्वल ज़िक्र में ये जो है रमूज़ औक़ाफ़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कदीम, जदीद, दाखिल, खारिज। ठीक है, अब 10 ज़ैल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग लिखे। तो मैंने मुज़क्कर और मुअन्नस अलग-अलग आपको ऐसे पहचान होगी कि मुअन्नस के साथ मैंने मीम व मो लगा दिया है अल्फाज के साथ, और मुज़क्कर के साथ मैंने मीम जे। ठीक है, कुछ के साथ मैंने मुअन्नस भी लिखा हुआ है, जैसे ज़मीन, ठीक है, मुअन्नस है ग्रामर की रूह से। ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है कि ग्रामर की रूह से ज़मीन क्या है, वादी क्या है ग्रामर की रूह से, सड़क इस्तेमाल होती है मुअन्नस, बस्तियाँ मुअन्नस, दरिया मुज़क्कर है, गाँव मुज़क्कर,
सराय यानी मुसाफिर खाने, ये मुअन्नस होता है। किला मुज़क्कर, शिकस्त ये भी हमारा मुअन्नस है, मैंने लिखा नहीं है, और दरवाज़ा मुज़क्कर, ठीक है। और ये हो गए हमारे यहाँ के मुतरादिफ अल्फाज, अल्फाज मुतज़ाद और मुज़क्कर मुअन्नस। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। तो सबसे पहले मुतशाबह अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिसकी मुराद वो ऐसे अल्फाज होते हैं जिस पे आप तशबीह देते हैं, ठीक है। बुक क्या इस बारे में बता रही है वो मैं आपको वाज़ेह करती हूँ। मुतशाबह अल्फाज से मुराद वो अल्फाज है जो आवाज़ या शक्ल सूरत के लिहाज से तो एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं, लेकिन एराब और इमला या मायने के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। मुतशाबह अल्फाज की बिलअमूम दर्ज झैल 3 सूरतें हैं, ठीक है। यानी शक्ल से तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें बदलता कौन है? रमूज़ औक़ाफ़। सबसे पहले अलिफ, उसका पहला असूल क्या है? वो अल्फाज जिनका इमला एक जैसा हो लेकिन वो मानों के एतबार से मुख्तलिफ हो। मसलन अदा, अदा, एक अदा बामायनी अदा करना और दूसरा अदा तर्ज या ढंग। फिर है बार और बार, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हैं ना अल्फाज, लेकिन इनके मायने अलग है। बामायनी बोझ और एक का मानी है बार, ठीक है। अर्स और अर्स, एक का मायने है गुजारिश और एक का मायने है चुड़ाई। आपको नज़र आ रहा होगा कल और कल, एक का मायने होता है मशीन और दूसरे का मायने है आने वाला या गुजरा हुआ दिन। आब, आप, एक का मायने है पानी और दूसरे का मायने है चमक। दूर, दूर, एक का मायने है ज़माना और एक का मायने है गर्दिश। रक़्म, रक़्म, एक का मायने है रुपया पैसा और एक का मायने है लिखना, ठीक है, यानी रक़्म करना। बे वो अल्फाज जिनका इमला एक जैसा हो लेकिन अराब की तब्दीली उनके मायने में फ़र्क पड़ जाता हो। मसलन यानी देखने में एक जैसे हो लेकिन अराब की तब्दीली वाज़िया हो जाए। तो ये आपका जो कि है, मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ, इनके मायने आपने बताने। जैसे ये देखें अगली वीडियो में, या आपने कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। दर, दूर, मुल्क, मलक, इल्म, अलम, दौर, दूर, धन, धुन, बैन, बीन, शेर, सेर, सहर, सहर, इराब और अराब। ये इनमें आपको फ़र्क बता दिया कि रमूज़ औक़ाफ़ ने कैसे एक जैसे दिखने वाले लफ्ज़ों में अच्छा खासा फ़र्क पैदा कर दिया। इनके मायने अब आपने मुझे अपनी कमेंट में लिख के बताने हैं। ये आज का आप लोगों का काम है, मेरे प्यारे व्यूअर्स का। वो अल्फाज जिनकी आवाज़ तो बज़ाहिर एक जैसी हो लेकिन उनका इमला और मुख्तलिफ मायने हों। अब ये तीनों चीज़ें जो इसमें बताई गई थी वाज़ेह कर दी है ना। जैसे राज़ी, राज़ी, असर, असर, असल, असल। माने फ़र्क ये है ना कि बोलने में एक जैसे हैं लेकिन लिखने में, ठीक है, फ़र्क है। जैसे एक राज़ी को ज़े से उसने लिखा है तो दूसरे को ज़्वाद से। बास, बास, चारा, चारा, रसद, रसद, जन, जन, कसरत, कसरत, नुक्ता, नुक्ता, लाल, लाल, मामूर, मामूर, हिज़्र, हिज़्र, और आर, ठीक है। ये भी आपका इसके मायने भी बताए गए हैं कि ये वर्ड कैसे चेंज हुए हैं। अब यहाँ पर है मुतशाबह अल्फाज में से जुज़ अलिफ और जुज़ बे के अल्फाज के मायने लिखें। तो ये मायने आप लोगों ने मुझे अपने कमेंट में लिख के बताने हैं कि इनके क्या मायने हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये नहीं आते हैं तब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इसके मायने प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए जी रमूज़ औक़ाफ़। आपने रमूज़ औक़ाफ़ की चंद अहम अलामतों जैसे सक्ता, वक़फ़ा, वक़फ़े लाज़िम, तफ़सीलिया और ख़त्मा के बारे में गुज़श्ता सबक में पढ़ा है, ठीक है। कहा हर सबक में हमने ग्रामर में ये इसे पढ़ा है। यहाँ बाकी मानदा अहम अलामतों की वज़ाहत बयान कीजिए। जैसे इस्तिफ़हामिया या सवालिया, इसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये अलामत किसी इस्तिफ़हामिया या सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। मसलन ये क्या है? लग गई इस्तिफ़हामिया। ये किताब किसकी है? ठीक है। और कौन है आवाज़ दे रहा है? इसका क्वेश्चन मार्क। अब नदाया, नदाया को एक्सक्लेमेशन साइन इंग्लिश में बोलते हैं। ये अलामत दरअसल लफ्ज़ निदा का मुख़फ़्फ़फ़ है और लफ्ज़ निदा एक अल्फ़ के नीचे नून का नुक्ता लगाकर बताई जाती है, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है। ये अलामत वहाँ इस्तेमाल की जाती है जिसको जहाँ किसी को निदा देना, पुकारना, खिताब करना मकसूद हो। मसलन खुदाया मेरी आरज़ू को पूरा कर दे, ए भाई ज़रा मेरी बात तो सुनो वगैरह। फुजाइया ये भी एक्सक्लेमेशन साइन ही है। जब तहरीर में यानी आप किसी को खिताब दे रहे हैं, पुकार रहे हैं या अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, तब भी एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। जब आप गुस्से में हो, तमन्ना में हो, आरज़ू में हो, किसी की तारीफ़ हो, तौसीफ़ बयान कर रहे हो, गुस्सा, हकारत, ताज्जुब, तमन्ना, ताज़ीम, नदामत, खौफ, तहसीन व आफ़रीन वगैरह जज्बात को ज़ाहिर करना मकसूद हो तो
یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بلا اختیار یا خود بخود زبان سے نکل گئے ہیں۔ مثلا وہ اور رحم، اس کی امید ہے فضول ہے، ٹھیک ہے۔ واوین، یہ بریکٹ میں استعمال ہوئی ہے، انورٹڈ کوماس جسے کہتے ہیں۔ اس علامت کا استعمال کسی کا قول من و عین نقل کرتے وقت یا کسی اقتباس کا اندراج کرتے وقت اس قول یا اقتباس کی ابتدا اور اس کے آخر میں کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ واوین کے اندر والی عبارت گفتگو کرنے کے والے ہی کے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ مثلا باپ نے بیٹے سے کہا، یہ آگے نا انورٹڈ کوماس، پہلے یہ لگایا اس کے بعد انورٹڈ کوما، بیٹا، پھر ندائیہ یا فجائیہ، محنت کرو، محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ اب یہاں پر ہے جی ہمارے کوسین، جس کو ہم بریکٹس بولتے ہیں۔ اس علامت میں جیسے انگریزی میں بریکٹس کہا جاتا ہے، کسی بات کی وضاحت کے لیے وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں جو لفظ مترازہ یا جملہ مترازہ کے طور پر استعمال ہوں، اور انہیں حذف کر دینے سے عبارت کے ربط و تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا انور صاحب مرحوم سے ہمارے بھی دیرینہ تعلقات ہیں۔ میرا گھر مکان کا وہ حصہ جس میں میری سکونت ہے خاصا بسیدہ ہو گیا ہے۔ خط یعنی اینڈ پہ لگانا، انگریزی اس علامت کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ اس طرح کوسین جملہ مترازہ کو رواں تحریر سے الگ کرتی ہے۔ اسی طرح یہ علامت بھی نیم ختمہ کا کام دینے میں جملہ ختم کیے بغیر اس میں اچانک تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلا میں بیمار ہوں، آپ سے ملنا بھی ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا کوشچن نمبر 7 ہے، رموز کاف کی علامتوں، استفہامیہ یا سوالیہ، ندائیہ، فجائیہ، واوین، کوسین اور خط کی علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے ہر علامت کی 2 مثالیں مزید دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ انہی میں سے 2 مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، آپ یہی مثالیں چاہیں تو ان کو ہی یاد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو آلریڈی سمجھا تو دیا ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے جی۔ اب ہمارا کوشچن نمبر 8 ہے، 10 ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کیجیے۔ یہ جو ہے تفہیم عبارت ہے، یہ آپ کو 9th میں تو نہیں آئے گا، لیکن 10th میں اس سے کافی مدد مل سکتی ہے، تو اسے لازماً کرنا، اسے پڑھ لیجئے گا۔ اس کے کوشچنس کے میں نے آنسر لگائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا عبارت کا عنوان لکھا ہو، اس کی سیاحتی اور تاریخی اہمیت، فورٹ منرو کی، ٹھیک ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ یہ پہلے کوشچن کا آنسر ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں بیچ میں ہے، یعنی فورٹ منرو پنجاب کی ضلع ڈیرہ غازی خان میں واقع ہے، جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 سوال ہے، فورٹ منرو کا موسم کیسا ہے؟ فورٹ منرو کا موسم بہت خوشگوار ہے جی۔ فورٹ منرو کی تاریخی حیثیت کا پس منظر ہے، کس تاریخ کی حیثیت کا پس منظر ہے؟ یہ کوشچن نمبر 2 بھی ہے، ٹھیک ہے، اسے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے یہ برطانوی فوج کے ایک دفاعی چوکی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فورٹ منرو اپنی ثقافت اور دستکاریوں کے حوالے سے کیسی شہرت رکھتا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے، جتنی میں نے لگائی ہوئی ہیں، یہ نشان لگائے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، بہت ایزی ہے، پڑھ لیجئے گا۔ آگے سرگرمیاں ہیں، طلبہ لائبریری یا انٹرنیٹ سے سارق کے ممالک کا ایک نقشہ حاصل کریں اور اس میں جرنیلی روڈ، جی ٹی روڈ کی نشاندہی کریں اور ٹیوٹوریل گروپ میں بتائیں۔ یہ بھی سرگرمی بہت اچھی ہے۔ اس سبق میں جتنی بھی آبادیوں کا تذکرہ ہوا، طلبہ اس کی ایک فہرست بنائیں، وہ میں نے آپ کو لیکچر میں بھی بتائی ہوئی ہیں، آپ صرف اس کی فہرست بنا سکتے ہیں۔ تو آج کی یہ ہمارا لیکچر جو تھا مشق پہ تھا، اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، درپیش ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔